हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा शोर मचा रखा है संस्कृत की क्लास के लिए। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत करवा दो, संस्कृत करवा दो। तो हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत को कुल 3 पार्ट्स में पूरा करेंगे। देखो, एक क्लास में पूरा करवाने वाला ड्रामा मेरे पास नहीं है। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से ये मैथ्स आपको सॉल्व करनी है। तो याद रखिएगा, संस्कृत में हम लोग सबसे पहले अगर कुछ पढ़ेंगे तो संस्कृत में एक जो वर्णमाला है उसे पढ़ेंगे। संस्कृत की वर्णमाला के लिए याद रखेंगे कि महर्षि पाणिनि के जो उनका जो बुक है उसमें 14 महेश्वर सूत्र लिखे उन्होंने। कितने? 14 महेश्वर सूत्र उन्होंने बताया, जो बोला जाता है कि शंकर जी के जो डमरू हैं उससे निकले। ठीक है, तो आपको याद रखना, इन 14 के 14 महेश्वर सूत्र से ही हम लोग संस्कृत को निपटाने वाले हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे, पहले तो हमको ये 14 के 14 महेश्वर सूत्र ही पता होने चाहिए ना भैया। तो पहला होता है आ ई ऊड़। अयुड़ बोलते हैं इसे। आप जल्दी याद करोगे तो अयुड़, रेलिक, एयोड़ ऐसे करके पढ़ सकते हो, लेकिन हम आपको आराम से बताएंगे कि आ ई ऊड़, रेलिक, ए ओड़, ए औच, हय वरट। क्या है ये? ह य व र ट। याद रखिएगा, जो अंतिम अक्षर है ये पंचमाक्षर है। ठीक है, ये वाले जो है लास्ट वाले सब नहीं है, पंचमाक्षर इसमें कुछ हैं, लेकिन जिनमें भी हलंत लगी है। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जब हम लोग प्रत्याहार पढ़ते हैं तो हम इनको नहीं गिनते हैं। ये जो अंतिम वाले हैं पंचमाक्षर, इनको नहीं गिनते हैं। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा उनका। ठीक है, प्रत्याहार इन्हीं से बना के भी दिखाऊंगा। तो भैया अयुड़, रिलिक, एओड़, अयौच, हयवरट। ठीक है, फिर मेरे भाई लड़, फिर मेरे भाई अब इसे देखिएगा, अंगमड़नम। क्या बोलोगे? अंगमड़नम। ये अंगा है, माँ है, ड है, ड़ है, ना है, माँ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने सारे, ये भी आपको सारे याद रखने। स्पेशल पूछा गया है, स्पेशल पूछा गया है प्रत्याहार। ये आपको स्पेशल महेश्वर सूत्र का 7वां वाला पूछा गया 2016 में। बड़े ध्यान से समझिएगा इन बातों को। और मैं जितने इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है सारे बता दूंगा, उतने तो पढ़ ही लेना अगर पूरा नहीं याद होता है तब भी। झबंग, फिर मेरे भाई गढ़दस। क्या हो जाएगा? घ ढ धस। फिर भैया अगर हम बात करते हैं तो ये जब गढ़ दस होता है, जब गढ़ दस। देखो, इनको एक तरीके से पढ़ो, ये जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। ठीक है, इसे पढ़िए जरा। खप छठतर तट। देखो, खफ छठतच, इसको एक साथ लो, छ ठ त च, या फिर छ ट थ, फिर इसको एक साथ ले लो, चट तव। खपच ठट चटतव। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इनको पढ़ना है, एक एक चीज़ समझनी है। खफ एक साथ पढ़ा, छठ एक साथ पढ़ा, या छठत एक साथ पढ़ा, और फिर चटतव एक साथ पढ़ा। देखो, चटतव तुरंत बोल दोगे, चटतव चटतव चटतव। ठीक है, इसको एक तरफ बोलते रहोगे तो छटत 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 बोलने लगोगे, फिर इसको पढ़ोगे तो खफ खफ खफ। तो खफ छटत चटतव। ठीक है, अब इसको आ जाओ जरा। कपय, फिर श र, फिर हल। ये सिंपल है आखिरी में, कपय शशर हल, कपय शशर हल। तो भैया क्या आपको मैं ये समझूँ कि काफ़ी हद तक कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई। भैया अयोड़, रिलिक, एयोड़, अयौच, हयवरट, लड़। ठीक है, लड़ के बाद अंगड़नम, फिर मेरे भाई यहाँ आ जाओ, झभंग, डरदस, जबगड़दस। यहाँ पे खप छटत चटतव, खप छटत चटतव, फिर कपय शशर हल। ये हमारे सारे के सारे मेरे भाई क्या हैं, वो जल्दी से बताएंगे, बोलेंगे। ये हमारे सारे के सारा वर्णमाला जो संस्कृत की होती है, संस्कृत वर्णमाला है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? शंकर जी के डमरू से निकले हुए स्वर जो हैं, जो व्यंजन स्वर जो भी निकले थे, उनको हम बोलते हैं महेश्वर सूत्र। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, जो भी समझ में आएगा तुम्हें अभी आएगा, जल्दबाजी करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले याद रखिएगा। अब आपके अंदर एक ये बना होगा, क्यूरियोसिटी बनी होगी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इनसे, क्या बोल देगा डायरेक्ट कि पूरे के पूरे 14 महेश्वर सूत्र लिखो। देखो, हमेशा तो नहीं पूछा जाएगा, कभी पूरे भी लिखने के लिए बोल सकता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ भैया, जो पंचम वर्ण जो है वो किस क्रमांक पर है, पंचम वर्ण किस क्रमांक पर है, आप बोलोगे भैया ये देखो कुछ कुछ याद आ रहा, अंग मड़ नम। भैया ये तो 7वें में था, अंग मड़ नम किस में था? 7वें में था। अच्छा ठीक है, 7वें में था, तुमने ये बात बता दी। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा सा मैं तुमको तरीका बताता हूँ कि ये भैया 7वें पे है। अब पूछा जाए बताओ 5वें क्रमांक के वर्ण कौन कौन से हैं?
5वें क्रमांक के। तो कैसे जाओगे भैया? आप बोलोगे महेश्वर सूत्र भैया याद है, हैवरेट वाली लाइन पे आना है, सबसे ऊपर अयुड़ वाली लाइन छूट रही ना भी। हाँ देखो भैया, अयुड़, रिलिक, अयोड़, अयोच, ये देखो 5वां है, ये है 5वां। तो 5वें क्रमांक का मेरे भाई अगर पूछा जाएगा तो बोलोगे ह य व र ट। हैवरेट किस में है? 5वें का। ये वाली चीज़ें याद होंगी तो आराम से बता लोगे कि नहीं? बताओ जल्दी। आप बोलोगे भैया इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि ह य व र ट, ये वाले हैं भैया सारे के सारे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, फिर पूछा कि भैया तो जरा 13वें क्रमांक में कौन से हैं? किसमें? 13वें क्रमांक में कौन है? जल्दी से बताओ। अब क्या तुम्हें पता नहीं चल गया कि भैया ये शशर वाली लाइन है, शशर वाली लाइन है जो वो 13वें क्रमांक में है? जल्दी से बताओ। तो बोलोगे भैया आराम से हमें पता चल गया, श श र, ये मैं आराम से जो है पूछने पे उसे बता दूंगा। ये वाली बात समझ में आई। लेकिन भैया अब दिक्कतें आएंगी, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कराओ एकदम बढ़िया तरीके से। जब भी आपसे प्रत्याहार पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे एक तो पूछा जाता है अच प्रत्याहार। कौन सा? अब इसमें देखो प्रत्याहार बनाने का तरीका। प्रत्याहार के बनाते समय हमें सभी पंचमाक्षर छोड़ देने हैं, मतलब वो जो हलंत वाले हैं, यहाँ ऐसे लिख दो कि जो हलंत वाले हैं, हलंत वाले, उन्हें छोड़ देना है, उन्हें छोड़ देना है। भैया बात समझ में आई क्या? नहीं आई भैया? भैया अच प्रत्याहार का मतलब क्या है? मैंने कहा जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर हैं वो सारे अच प्रत्याहार में हैं। लेकिन आपने कहा कि कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा एक काम करते हैं, दिखा ही देते हैं आपको कि सारे अच प्रत्याहार में स्वर हैं कि नहीं है। एक बार जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही मेरे मुंह से अच प्रत्याहार निकला, आपको आ कहाँ पे दिखाई पड़ा? यहाँ पे। और अच यानी चा कहाँ पे दिखाई पड़ा? और भैया ये दो चीज़ें दिख गई। इसके बाद हमने क्या आपको बताया? इसके बाद हमने आपको क्या बताया? हमने आपसे कहा कि पंचमाक्षर सारे के सारे, पंचमाक्षर सारे के सारे क्या करने हैं? छोड़ देने हैं। याद है? तो भैया इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पंचमाक्षर है कि नहीं? हलंत वाले छोड़ने ना, केवल इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये हलंत वाले हो गए। बाकी सारे लेने हैं। इसका मतलब देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ली, ए, ओ, ए, आओ, यहाँ तक लेने हैं, यहाँ से लेने हैं यहाँ तक। सारे पंचमाक्षर छोड़ देने हैं, इनको नहीं काउंट करना है, इनको छोड़ दिया। देखो हमने, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इनको मैंने छोड़ दिया। और प्रत्याहार कौन था? अच प्रत्याहार। तो पहला आ और आखिरी वाला चा, तो ये अच प्रत्याहार भी समझ में आ गया होगा। तो ये अच प्रत्याहार ले लिया और उसके बाद ये बीच में जितने भी थे ये सारे क्या है मेरे? आप बोलोगे भैया ये सारे स्वर थे। तो अगर कोई पूछता है कि भैया जो अच प्रत्याहार है वो कौन सा है, तो बोलोगे अच प्रत्याहार भैया सभी स्वरों का जो प्रत्याहार है उसी को अच प्रत्याहार बोलते हैं। एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये बात एकदम क्लियर नहीं हो गई तुम्हारी? क्या ये बात एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहें तो अच्छा है? ऐसा नहीं भाई, तुम्हारे लबों को कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी गिनती फिर जो है लबरों में हो जाएगी। चलो बात आ गई समझ में? कि बोलो इतनी बात भैया समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलोगे भैया इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ो। अच्छा भैया चलो, अच प्रत्याहार समझ गए हो और क्रमांक बताने लगे हो। अच प्रत्याहार समझ गए। अच प्रत्याहार में कौन आते हैं? बोलोगे भैया अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। सिंपल सी बात थी। अच्छा अगर मैं तुमसे इसी तरीके बोलूं भैया कि जो हल प्रत्याहार होता है, हल प्रत्याहार, वो सभी के सभी, नहीं 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 नहीं, स्वर नहीं यार। अच प्रत्याहार में स्वर होते हैं, इसमें व्यंजन होंगे। क्या होंगे? व्यंजन होंगे। सल प्रत्याहार में क्या होगा? यहाँ देखो स से सूस में व्यंजन, तो ये सारे के सारे ऊष में व्यंजन बनेंगे। सा से सारे ऊष में व्यंजन बन जाएंगे। यड़ प्रत्याहार, या से मेरे भाई या रा ला व अंतस्थ व्यंजन, तो ये सारे के सारे अंतस्थ व्यंजनों को बनाएगा। अगर आपसे अक प्रत्याहार पूछा जाता है तो जितने हमारे छोटे वाले मूल व्यंजन होते हैं मेरे भाई, जो आ ई ऊ री, ये सारे बन जाएंगे अक से। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे अगर कहूँ मेरे भाई आप प्रत्याहार सारे समझ गए? हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलूँ, डायरेक्ट मैं पूछता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो देखना ध्यान से। आपसे पूछेगा बताओ कौन सा प्रत्याहार
ऊष्म व्यंजनों के लिए होता है। आप बोलोगे भैया शल प्रत्याहार। फिर पूछेगा बताओ कौन सा प्रत्याहार क्या मान लूँ, कौन सा प्रत्याहार अंतस्थ व्यंजन के लिए है। अगर मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ चल के मेरे भाई, अगर मैं तुमको डायरेक्ट इसी को दिखाऊं, मैं बोलूँ कि चलो ये तुम्हारे सामने मैंने रख दिया और इसमें उस प्रत्याहार का नाम बताओ जो प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन दिखाता है। आप बोलोगे ऊष्म व्यंजन देखो भैया स और ये ल, शल प्रत्याहार हो गया जिसमें श श श हा ले लेंगे। भैया इसे क्यों छोड़ा, क्योंकि भैया ये क्या है, पंचमाक्षर हलंत वाला, इसको छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते, बताया था भैया। इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हलंत वाला था। बाकी यहाँ से लेकर के जितने भी थे सारे सही वाले ले लिए। और ज़रा बताओ कि श श श और ह यही तो उसमें व्यंजन होते हैं, तो कौन सा प्रत्याहार बना, सल प्रत्याहार बना। कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल और आएगा कि भैया पंचमाक्षरी तो लेना होता है प्रत्याहार में, तो अगर मैं आपसे ये बोल देता कि प्रत्याहार का नाम सर प्रत्याहार है तो कौन कौन से वर्ण होते, सा सा सा, उसमें व्यंजन तो नहीं हुए, हा मिस हो गया कि नहीं, हा मिस हो गया। तो अगर ये मिस हो गया तो ये उसमें व्यंजन ही नहीं कंप्लीट कर रहा है, इसलिए कौन सा प्रत्याहार लेना, ला, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी चाहिए तो सल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके भैया अंतस्थ व्यंजन के लिए आप जल्दी से बता दो ताकि मुझे ये लगे कि आपको चीज़ें कन्फर्म तरीके से समझ में आ गई हैं। एक बार जल्दी से मुझे बता दो तो मुझे लगे कि आपको चीज़ें कन्फर्म तरीके से समझ में आ गई हैं। आप बोलोगे भैया देखो आपने बोला कि हमें कौन कौन से लेने, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या र ल व, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में स्वर की तरह ही मेहनत लगती है, ज़्यादा घर्षण नहीं उत्पन्न होता है, आधे स्वर आधे व्यंजन लगते हैं, ये हमारे होते हैं सारे अंतस्थ व्यंजन। अब देखो बड़े आराम से आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया देखो हा का कोई मतलब नहीं है लेने पे, यहाँ पे हा का तो हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें या से चाहिए। मतलब पहला तो या वाला कंफर्म हो गया कि या आएगा। एक बार जल्दी से कि भैया शुरुआत तो या से होगी, ठीक है। फिर हमें जाना कहाँ से, या व र ला लेना है, यानी ये आखिरी वाला हो जाएगा। तो जरा बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रत्याहार का नाम क्या हो गया, आप बोलोगे इस प्रत्याहार का नाम हो गया यड़ प्रत्याहार। क्या नाम हो गया, यड़ प्रत्याहार नाम हो गया, जिसमें हमारे सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन या वा रा और ला आ गए। इसे क्यों छोड़ा, क्योंकि जो टा होता है इसमें देखो नीचे उड़ा होता है, आखिरी वाला अक्षर है तो आखिरी अक्षर में नहीं लेना क्योंकि नीचे इसमें हलंत लगी होती है, इसे नहीं लेना है। इसे भी नहीं लेना क्योंकि इसमें भी हलंत लगी है। तो आई होप मैं ये उम्मीद करूं कि तुमको ये चीज़ें समझ में आ गई। एक बार जल्दी से बताओ कंफर्म समझ में आ गई बातें। चलिए आते हैं आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है आपका। अक प्रत्याहार, अब प्रत्याहार आपके सारे हो गए मान के चलो। भैया आगे की बात अगर हम करते हैं, बड़े सिंपल चीज़ें देखते हैं। पूछते हैं कि भैया ज़रा बताओ जो संस्कृत है, क्या है, संस्कृत है, इस संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं। तो याद रखिएगा संस्कृत में वर्ण होते हैं 46। कितने वर्ण होते हैं, 46। वर्णों के प्रकार की बात करें तो स्वर होते हैं जिनको हम अच प्रत्याहार में रखते हैं, व्यंजन होते हैं जिनको हम हल प्रत्याहार में रखते हैं, और साथ ही साथ तीसरे में याद रखिएगा प्लुत वाले आते हैं। अब ये आपको मैंने जो बता दिया स्वर व्यंजन, ये वर्णों के प्रकार स्वर व्यंजन थे 2 में, ठीक। फिर स्वरों के प्रकार अगर हम बात करेंगे किनके, स्वरों के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 नंबर पे हर्ष स्वर, 2 नंबर पे दीर्घ स्वर, 3 नंबर पे प्लुत स्वर। हर्ष स्वर का मतलब होता है, इनको हम बोलते हैं एक मात्रिक छंद। क्या बोलते हैं, छंद नहीं सॉरी, एक मात्रिक वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल 1 मात्रा का समय लगे। दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगे, प्लुत में 3 मात्रा का समय लगे। डेफिनेशन लिख लोगे अब। हर्ष स्वर कौन से, जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे तो भैया हो जाएगा ओम, ये पढ़ा है सबने। यहाँ पे बड़े वाले सारे और यहाँ पे जो है लघु वाले सारे, छोटा छोटा वो छोटी ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। बाकी हमारी ये जो स्वर वर्ण जो होंगे वो स्वर और व्यंजन 2 तरीके के होंगे। स्वर के 3 तरीके कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं,
अभी पहले तो हमने स्वर की बातें की हैं, तो स्वर की बातों में देख लेते हैं। स्वर में कुछ और भी मेरे भाई मिल जाएगा। स्वर आपको याद रखना है कि अच प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, तो इनकी संख्या मेरे भाई कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 13। कितनी संख्या है इनकी? 13 है। लेकिन अगर हम बात करें हर्ष स्वर की, तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी मिलती है? 5। कितनी मिलती है? 5 मिलती है। एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, त्रिमात्रिक, सारी बातें मैं आपने आपको बता दी। ये सारी बातें बता दी, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ना। जल्दी से एक बार बोलेंगे, बोलोगे हाँ भैया। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, किसकी? व्यंजन की। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है भैया संख्या व्यंजनों की? 33 है। तो व्यंजन या व्यंजन जो है, इनको हम हल प्रत्याहार के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनकी संख्याएं 33 है। और 33 में याद रखेंगे तो उच्चारण इनका स्वरों के सहयोग से ही होता है। भाई स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। कैसे? स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो व्यंजन है वो कौन से होते हैं व्यंजन, तो बोलोगे जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे। बात अगर हम भैया व्यंजन की करते हैं, थोड़ा सा व्यंजनों के बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो बातें हम करेंगे किसकी? व्यंजन की। व्यंजन की भैया अगर बात करें तो स्पर्श व्यंजन पहले नंबर पे। 25 मेरे भाई होते हैं ये स्पर्श व्यंजन, जिसमें का, खा, गा, घ, चा, छा, छजा ये वाले, और टा, ठा, डा, ढ, ता, था, दा, धा, और पा, फा, बा, बा, मा ये वाली, मतलब 5-5 की ये सारे सेट होते हैं ना पूरे वर्ग। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, कुल मिला के 25 हमारे क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। अगले नंबर पे बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन हम लोग ऑलरेडी भी भैया पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। 4 होते हैं, यड़ प्रत्याहार में आते हैं। या, र, ल, व बता दिए ना मैंने आपको ये चारों भी। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे, श, श, श और ह, श, 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 ह। ठीक है, किस प्रत्याहार में आते थे भैया? सल प्रत्याहार में आते थे। तो इनकी बातें हम लोग कर चुके हैं, इनकी बातें हम कर चुके हैं, इनकी बातें हमने कर ली। अगर अब नई बात करेंगे तो नई बातों में आएगा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो एक या दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से संपर्क से मिलकर के बनते हैं, उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी मेरे भाई कितने होते हैं? आप बोलोगे भैया 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। कौन सा होता है भैया? छ, त्र, ज्ञ, श्र। अगर हम बात करते हैं छ की, तो याद रखिएगा क, श, अ से मिलके बनेगा। त्र की बात करेंगे तो त, र, अ से मिलके बनेगा। ज्ञ से बात करेंगे तो ज, अंगा से मिलके बनेगा। श्र की बात करेंगे तो श, र, अ से मिलके बनेगा। बातें कन्फर्म है कि नहीं? यानी अगर हम संस्कृत वर्णमाला के हिसाब से आपसे ये पूछें, संस्कृत वर्णमाला के हिसाब से आपसे ये पूछें कि बताओ जरा मेरे भाई, जो छा छतरी का उच्च स्थान है, बिल्कुल रियल स्थान है वास्तविक वर्णमाला में, वो कहाँ पे होना चाहिए? आप बोलोगे भैया वो होना चाहिए का कबूतर के जस्ट बाद में, यहाँ पे जहाँ पे खा खरगोश लिखा होता है वहाँ पे छा छतरी होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि का के बाद ये क और श से मिल के बनता है, क श से मिल के बनता है। बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बोलिएगा, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई भैया। अब हम कुछ और भी चीज़ें बात करेंगे, जिसमें से अयोगवा आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है अयोगवा के बारे में। कि अयोगवा बताओ, क्या पूछे जाते हैं आपसे कि अयोगवा के बारे में आप क्या जानते हैं? आप लिखोगे भैया अयोगवा अंग और आहा होते हैं, जिसमें से अंग हमारा होता है अनुस्वार और आहा हमारा होता है विसर्ग। तो डेफिनेशन आपसे अगर पूछी जाती है कि अयोगवा किन्हें कहा जाता है, तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उनको हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में 2 चीज़ें आएंगी, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ऐसे लगते हैं। अनुस्वार की बात करेंगे तो अंक की बिंदी। बातें आपको पता हैं, बातें आपको पता हैं। बात अगर करते हैं अनुनासिक की, किसकी बात करेंगे? बोलो भैया जरा एक बार। अनुनासिक की अगर बात करते हैं तो अनुनासिक में हमारा कौन आ जाएगा? बोलोगे वो जो पंचमाक्षर थे मेरे भाई, वो सारे आ जाएंगे। कौन से वाले में थे? बोलोगे भैया ये क्रमांक 7 में थे। क्रमांक 7 में थे। 2016 में पूछा गया है, याद रखिएगा। 2016 में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया भाई मेरे, ठीक है। वर्गों का उच्चारण स्थान देखें तो इनसे 100% क्वेश्चन बनता है। इन बातों को याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमको जो सूत्र है वो
जो सूत्र है हमको मेरे भाई वो क्या रहे, याद रहे। सूत्र को समझने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, उसको समझने का तरीका मैं आपको भी बता दूंगा। मैं काफ़ी तेज़ करवाता हूँ भाई, इससे स्लो नहीं करवा पाऊँगा यार, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं और आपके पास भी समय नहीं, उन बातों का ध्यान में रख के, ठीक है। देखो पहले नंबर पे अगर हम आ वाली बात करेंगे तो याद रखिएगा छोटा आ की बात हो रही है, और जहाँ पे कु यानी छोटे की मात्रा जिस पे लगी है उस पूरे के पूरे वर्ग की बात हो रही है। यानी का में छोटे की मात्रा, इसका मतलब का वाला पूरा वर्ग, यानी का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी और अणा, इन पांचों की बात हो रही है यहाँ पे। फिर हा और फिर विसर्ग, हा और फिर विसर्ग, ये सारे के सारे कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, कंठस्थ से होते हैं। बात समझ में आई? आगे अगर बात करें भैया, ई चू ये शाह नाम तालु, तो ई छोटी, चू का मतलब हो गया यहाँ पे चार वर्ग, पूरे का चार वर्ग के जितने भी हमारे होते हैं, चा छ ज झ ण तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेने हैं। फिर या से यज्ञ और शा से शलजम, ठीक है, ये हमें लेने हैं। ई चा पूरा वर्ग, या और शा, इनका उच्चारण तालु से यानी तलवे से होता है। ये बात इसको बोलने का तरीका है। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे देखो री हो गया, टू का मतलब क्या हो गया, टा का वर्ग पूरा, रा और ये वाला शा षटकोण वाला, इनका उस पर कहाँ से होता है, मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। तो अब चीज़ें समझ गए, बना लोगे भैया। ये वाला री और ये तू का मतलब ता का पूरा वर्ग, ता थ द ध, ठीक है, ये पूरा वर्ग, और ला और ये वाला श, और इसका हमारा उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, दंत से हो जाएगा। क्या यहाँ तक एकदम बेहतरीन बातें समझ में आ रही हैं? अब देखो ऊ और पा का, पू का मतलब पा का पूरा वर्ग, उपू और पदमानी का मतलब जो उपदमानी होते हैं सारे के सारे प फ वाले, इनका उच्चारण कहाँ से होगा, ओष्ठ से होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे यही बात करूं, देखो ये तो सारे के सारे इनने लिख ही दिए पंचमाक्षर, सारे के सारे पंचमाक्षर का उच्चारण नासिका मतलब नाक के स्वर से होगा। अय्या म ड़ न ना नाम, ठीक है, इनका उच्चारण कहाँ से होगा, अंगा हो गया, माँ हो गया, ड़ हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, इनका नासिका से उच्चारण होगा। नाक बंद करके ये वर्ण नहीं बोले जा सकते, वो पंचमाक्षर हम बोलते ही नाक के स्वर से हैं। आगे दिया है ए दैतो कंठ तालु, जो ए और ए होते हैं, कौन कौन से, ए और ए। ए और ए बनते कैसे कैसे आपको याद भी होगा कि जब भैया हम ए या ए बनाते हैं, तुम छोटा बड़ा का या छोटी बड़ी को आपस में मिलाते हैं, तब ए और ए बनते हैं। तो देखो ये छोटा वाला आपको याद है कि कंठ से बोला जाता है, और छोटी वाला किस में आता था, तालु। तो अगर दोनों को मिलाओगे तो कंठ तालु बन जाएगा, तो ये कंठ तालु से बोला जाता है। इसी प्रकार मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ ओ दौतो कंठोष्ठम, क्या बोलूँ, ओ दौतो कंठोष्ठम मतलब जो ओ और औ है, जो ओ और औ है, ये अगर उच्चारित किया जाएगा तो कहाँ से निकलेगा, बोलोगे कंठोष्ठम, आ और ऊ से मिलकर या बड़ा ऊ से मिलकर ही तो बनता है। तो ये वाले ओष्ठ से यानी होठों से बनते थे, और मेरे भाई जो छोटा आ या बड़ा आ जो होता है ये कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। तो कंठ और ओष्ठ से मिलके आ और ऊ मिलता है तो ओ बनता है, ठीक है, या औ बनता है। तो ये हमारे कंठ और ओष्ठ के द्वारा बनते हैं, तो कंठोष्ठ होता है और ओ और औ होते हैं, संयुक्त व्यंजन में आते, संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। ये और ए भी संयुक्त स्वर होते हैं। वकारस्य दंतोस्थम, ठीक है, डायरेक्ट है, मतलब ये वकारस्य मतलब वा जो होता है, ये वा, ये दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ से मिलके बनता है, ठीक है। अगला है नासिकानुस्वारस्य, नासिका से जितने भी अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार देखो ये लिखा है पूरा अनुस्वार, नुस्वार दिख रहा है, उस आ की मात्रा को उठाओ तो ये अनुस्वार पूरा दिख गया यहाँ पे, और नासिका अलग दिख गया। नासिक से अनुस्वार का उच्चारण होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से। साथ ही साथ भैया और किनका होता है, पंचमाक्षर का भी उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से। अगर हम बात करें मेरे भाई स्पेशल में, तो याद रखना कि हिंदी में अयोगवाह मुख्यतः 2 होते हैं, यहाँ पे अयोगवाह संस्कृत में 4 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना। उसमें हमें सिर्फ भैया अनुस्वार और विसर्ग देखनी होती है, लेकिन यहाँ पे जीवामूली और उपदमानी जो है वो बढ़ जाते हैं। उपदमानी, जीवामूली, विसर्ग और अनुस्वार यहाँ पे होते हैं मेरे भाई 4 तरीके के। अगर हम बात करें प्रयत्न, प्रयत्न भी आपसे पूछा जाता है, इसी चैप्टर का हिस्सा है। प्रयत्न क्या होता है, वर्ण की उत्पत्ति के समय वक्ता जो अंदर से या बाहर से प्रयास करता है,
जो उसके आंतरिक या फिर बाह्य प्रयास होते हैं वर्ड का उच्चारण करते समय, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्रयत्न बोलते हैं। अब ये दो तरीके से, या तो अंदर से उच्चारण में प्रयत्न करेगा या बाहर से। अगर वो मेरे भाई दो प्रकार का करता, तो एक तो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, इनके भी 5 तरीके हैं, और एक मेरे भाई बाह्य प्रयत्न है। तो सबसे पहले हम अभ्यंतर प्रयत्न देख लेते हैं। मुख के भीतर जो प्रयत्न होते हैं उनको हम बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। अब अंतर मतलब अंदर होने वाले प्रयत्न मुंह के, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तो स्पष्ट, इसको बोलते हैं स्पष्ट। एक ईषद तो स्पष्ट, एक ईषद विव्रतम, एक विव्रतम, एक समृतम। अगर आपसे स्पष्ट बोला जाता है तो स्पष्ट वर्ण जितने भी स्पर्श वर्ण होते हैं, का, च, ट, त, प, जितने भी इनके वर्ग के पूरे 25 थे वो वर्ण, वो सारे के सारे स्पर्श वर्ण यानी स्पष्ट के अंदर आ जाएंगे। ईषद पृष्ठम में कौन आते हैं, अंतस्थ वाले, या रा ला वा। कौन से, या रा ला वा। ईषद पृष्ठम सद, देखो अगर स द है तो इसका मतलब ये सारे के सारे ऊष्म, श श श ह, ये चारों के चारों ऊष्म को ले लेगा। विव्रतम बोला जाता है तो जो स्वर वर्ण होते हैं वो इसमें आएंगे, और संवृतम में बोलते हैं तो जो हश्र छोटा होता है वो हमारा संवृतम में आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन बातों को बड़ा ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। ये आपके संस्कृत में पूछे जाने वाली चीज़ों में से हैं, ठीक है। अब अगर हम बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो बाह्य प्रयत्न में आपको पता है अंतर प्रश्न में अंतर उच्चारण में हो रहा था, बाह्य प्रश्न में उच्चारण में बाहर का प्रयत्न दिखेगा, ठीक है। कभी हम मुँह टेढ़ा करेंगे, कभी ज़्यादा ताकत लगा रहे होंगे, कभी कम ताकत लगा रहे होंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो उसमें विवार होगा, संवारा होगा, श्वास होगा, नाद होगा, घोष होगा, अल्प प्राण होगा, महाप्राण होगा, उदात्त होगा, अनुदात्त होगा, स्वरित होगा, और इसके नीचे एक अघोष भी होगा। क्या होगा, अघोष भी होगा, अघोष भी होगा, जो ये देखो दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं इसमें आपको इम्पोर्टेंट कितने हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोलोगे भैया महाप्राण और अल्प प्राण, घोष और अघोष ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकियों को कम पूछा जाता है, पर सबको देख लो। अगर हमसे कभी कोई बोलता है कि स्वर प्रत्याहार में खर प्रत्याहार में स्वर नहीं होता यार, ये खर होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आएंगे, बोलोगे विवार, श्वास, अघोष, ये सारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसमें, खर प्रत्याहार। प्रत्याहार तो निकाल लोगे ना आप, खर वाला कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया रा तक जाएंगे और खा से उठाएंगे और बीच में जितने भी होंगे सब ले लेंगे और हलंत वाले छोड़ देंगे, हलंत वालों को छोड़ देंगे, बाकी सब ले लेंगे। ऐसे जब हस प्रत्याहार लोगे, कौन सा, हस, हस लोगे तो संवार आ जाएगा, नाद आ जाएगा और घोष आ जाएगा। कौन कौन से, संवार आ जाएगा, नाद आ जाएगा और घोष आ जाएगा। तो पूछा जाए संवार, नाद और घोष किस प्रत्याहार के अंतर्गत पड़ते हैं, तो बोलोगे हस प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। और अगर आपसे ये ऊपर वाला पूछा जाता है विवार, श्वास और अघोष किसके अंतर्गत पड़ते हैं, तो बोलोगे खर प्रत्याहार के अंतर्गत। तो खर और हस हमने दो पढ़ लिए। अब बात करते हैं अल्प प्राण की, डिटेल में थोड़ा सा देखना। वर्ग, कोई भी वर्ग ले लो, हमने कहा का वर्ग, खा, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इन वर्गों का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, मतलब याद करने का तरीका अल्प प्राण में हम याद कर लेते हैं सीधे 135। कितना याद करते हैं, 135। बचा कितना, 2 और 4 यानी 24। तो 24 किस में याद करते हैं, महाप्राण में। 24 का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का दूसरा और किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण जो होता है, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, इसको हम महाप्राण के नाम से जानते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है, इसे हम अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि जो यड़ प्रत्याहार होता है, यानी सारे के सारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे अल्प प्राण में आएंगे। फिर बोलोगे जो सारे के सारे हमारा सल प्रत्याहार होगा, मतलब जो सारे के सारे हमारे कौन से वाले वर्ण, बोलोगे जो ऊष्म होते हैं वो हमारे महाप्राण में आएंगे। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। साथ ही साथ याद रखो कि पूरा का पूरा सल प्रत्याहार किस में आता है, श श श ह, बोलोगे ये आता है लास्ट वाले में, यानी महाप्राण में आता है। अगर हमसे पूछा जाता है भैया उदात्त के बारे में बता दो, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरस्थिर भी देख लेते हैं। बोलोगे भैया देखो उदात्त बड़ा सरल है, इसमें छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री और ली, ये वाले ले लेते हैं। और अगर भैया हम अनुदात्त बोलेंगे तो पूरे वाले जो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, री, ए ओ, औ, यानी हम देखें तो इसमें पूरा का पूरा हमने अच प्रत्याहार ही ले लिया है, ठीक है, छोटा को छोड़ करके। और इस वाले में हमने
नहीं, एक सेकंड रुको, मैंने इसमें अच प्रत्याहार ले लिया है जहाँ तक, और इसमें अक प्रत्याहार ले लिया है। इसमें अक, ये अक प्रत्याहार के वर्ण है सारे, अक प्रत्याहार, और ये अच प्रत्याहार के। छोटा आ को छोड़ दिया है तो अच प्रत्याहार के पूरे वर्ण हो जाएंगे इसमें, और इसमें अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। कौन से वाले? अक, और इसमें अच में छोटा आ को छोड़ करके। अगर हमसे बात करता है कोई स्वरित बता दो, तो स्वरित में मेरे भाई याद रखना प्लुत स्वर होता है, जो ओ में एक सुर होता है, उसमें उसे हम बोलते हैं स्वरित। अब लेकिन याद रखिए, कभी कभी घोष अघोष का भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि घोष और अघोष, वैसे तो हम लोगों ने बताओ क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत। लेकिन वो तो एक अलग डेफिनेशन है, पर वैसे किसे बोलते हैं? आप बोलते हैं जो तीसरा वर्ण होता है किसी वर्ग का, चौथा होता है, पांचवा होता है। जैसे मैंने कहा का वर्ग लिखा कहीं पे, तो का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ण, ठीक है, ये होता है ड़, ठीक है। आप बोलोगे भैया अगर ये लिखा है कहीं पे, हमसे बोला बताओ इसमें घोष कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे भैया पहला दूसरा तीसरा छोड़ दो, तीसरे पे आओ, पहला दूसरा छोड़ दो। बोलोगे भैया अगर घोष पूछे जाते हैं तो आखिरी के देखो, तीसरा चौथा पांचवा, ये देखो, ये तीनों क्या होंगे? घोष होंगे। लेकिन अगर बोला जाता है कि बताओ इनमें से अघोष कौन से हैं, तो बोलोगे भैया आगे के दोनों क्या होंगे? अघोष होंगे। बताओ एक बार जल्दी से कि बात समझ में आ गई? ये वाले कौन से होंगे? अघोष होंगे। और ये वाले कौन से होंगे? घोष होंगे। क्या बात समझ में आ गई? घोष में आखिरी के 3, अघोष में आगे के 2। साथ ही साथ घोष में हम लोग हा से हल किसे पढ़ते हैं? हा से हल और सारे अंतस्थ। अब अगर हा हल को निकाल दिया जाए तो बाकी सारे ऊष्म किस में पढ़ते हैं हम लोग? अघोष में। अघोष में हम सारे के सारे ऊष्म पढ़ेंगे किसको निकाल करके? हा हल को निकाल के। और घोष में हम सारे के सारे अंतस्थ पढ़ेंगे हा हल को मिलाकर। बात समझ में आ गई? वैसे अंतस्थ अगर आपसे मैं पूछूं बताओ अल्प प्राण में आते हैं, सारे अल्प प्राण में आते हैं, और जितने भी ऊष्म होते हैं हा हल को भी मिला करके वो हमारे महाप्राण में आते हैं। क्या ये बातें मैं आपको सारी समझा पा रहा हूँ जितनी मैंने आपको अभी तक बताई हैं? इसके बाद ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा मैंने आपको कंफर्म करा दिया है, यानी सारे के सारे महसो सूत्र, सारे के सारे प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद सारे के सारे उच्चारण स्थान, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे हो सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें वो मैंने आपको सारी करवा दी हैं। अकुशवर्णी वर्जनीय नाम ये मैंने आपको सारी करवा दी हैं। अकु विसर्जनीय नाम भी करवा दिया है, ठीक है। यशुसाया नाम तालु भी करवा दिया है। रुटियोषा नाम मूर्धा भी करवा दिया। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा दी। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा। 30-35 मिनट के सेशन में इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं समझा पाया होगा अभी तक। आपने जितनी जगह भी क्लास देखी आपका टाइम पास ही हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो अगर देखो मैं सिंपल सा टारगेट रखता हूँ कि मुझे इसमें मेरे भाई 2000 से कम व्यूज नहीं चाहिए। अगर 2000 से कम व्यूज हैं तो इसका सेकंड पार्ट भाई मैं नहीं बना पाऊँगा यार। काफ़ी मेहनत लगती है, रात में मैं शूट करता हूँ, पीपीटी तैयार करता हूँ, खुद से यहाँ से लिखता हूँ एक तो ये बड़ी टफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा थोड़ा सा यार मेरा मोटिवेशन भी तो बढ़ना चाहिए, फिर ऐसी अंधी मेहनत क्या क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आता है आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।